हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, और वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट के सिर्फ एमसीक्यू के साथ डील करेंगे, ठीक है ना। वन शॉट इसके अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज भी मैंने कराया है, इसको टॉपिक वाइज भी कराया है, वन शॉट भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट वगैरह जाके देख लेना, सब कुछ है, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 40 हम पार्ट 1 में बात करेंगे, 40 हम पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखो, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक सेकेंड बस, चलो। तो भाई बेसिक सी बात करो तुमसे, आपको फॉर्मूले बेसिकली पता होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। कि थोड़े बहुत के सारे ही पता होंगे। कूलॉम्स लॉ हो गया आपका ये, ठीक है जी। कूलॉम्स लॉ हमारा हो गया ये हमारा हो गया एयर में फोर्स। कैसे कि दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, r डिस्टेंस पे रखे हुए। एयर में तो फोर्स लगेगी इतनी। अच्छा जी, ठीक है। इसकी वेक्टर फॉर्म होती है ये, चलो जी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E बराबर होता है F/Q0 जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है जी। उसके बाद इस स्फीयर की वजह से दे दिया इसने, ठीक है। इनसाइड ये आपका आउटसाइड हो गया, ये आपका सरफेस पे हो गया, कोई नहीं, ठीक है जी। अब फिलहाल मैं इन सबको बातें छोड़ते हुए, क्योंकि मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी ये, तो मैं चलता हूँ भाई साहब पहले एमसीक्यू की तरफ, ठीक है ना। तो आपका पहला एमसीक्यू है ये, देखो जी। कहता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई पहली बात देखो, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मैं ऐसे नहीं है बस फटाफट कराता जाऊँगा। जिसको थोड़ा सा कम भी आता है ना, वो भी सीख जाएगा, मतलब सीखने की पॉसिबिलिटी भी है। तो इसने कहा बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड कह सकता है। भाई आप बोलोगे देखो जी, बॉडी दो तरह से चार्ज होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिवली, एक होती है नेगेटिवली, ठीक है ना। कोई बॉडी पॉजिटिव तब होती है चार्ज जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? आपने बोला नेगेटिव। और जब किसी से नेगेटिव रिमूव कर देते हैं, जब किसी से नेगेटिव को रिमूव कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव। और जब किसी में नेगेटिव ऐड, मतलब इलेक्ट्रॉन कर दिया ऐड, तो बॉडी बन जाती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, नेगेटिविटी को निकाल दें। और नेगेटिव कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसने बोला अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, तो आप बोलोगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे ऐड, तब होएगी नेगेटिव। आई बात तुमको मेरी समझ में? तो गिविंग एक्सिस, पहली बात चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने, कभी भी एकदम से ऑप्शन पहला ठीक लगा एकदम नहीं करना ना, चारों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा गिविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, हाँ बात तो सही है। रिमूविंग सम, नहीं रिमूव नहीं करना, रिमूव करते पॉजिटिव है, ठीक है जी। गिविंग सम प्रोटॉन, प्रोटॉन कभी एक्सचेंज नहीं हो सकता, प्रोटॉन कभी भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इट्स हायर मास, मास बहुत ज़्यादा है, वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन, क्या बकवास, रिमूव कैसे कर दोगे न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से, वो भी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ठीक है ना। चारों, ऐसा नहीं है जो ऑप्शन करेक्ट है मैं उसी के बारे में बात करूँगा, मैं सबके बारे में बात करूँगा, ठीक है। चलिए, द यूनिट ऑफ द परमिटिबल फ्री स्पेस, यूनिट निकालनी भाई साहब, निकाल सकते हो। आपने बोला जी जब किसी की यूनिट देखो मैं ये रफ करता जाऊँगा क्योंकि स्पेस है थोड़ा सा कम, ओके। तो जी यूनिट निकालनी है परमिटिविटी की, जहाँ आपने परमिटिविटी को पहली बार देखा वहीं जाओ जब भी आपको यूनिट निकालनी हो। तो आप बोलोगे देखो जी मैंने इसको पहली बार देखा कहाँ? स्कूल में, फिजिक्स की क्लास में, ठीक है ना। तो वहीं जाओ, ये है जी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी निकालनी हो परमिटिविटी से, मतलब जिसकी भी यूनिट निकालनी हो अकेला छोड़ दो, तो सब कुछ इधर गया। तो आप बोलोगे 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, यार मैं थोड़ा ज़्यादा खोल के चीज़ें बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ? थोड़ा सा समय लगता है मेरे काम में। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, समझे नहीं समझे? Q1 कूलाम, Q2 कूलाम, कूलाम का हो गया स्क्वायर। तो भाई साहब ये आया 1/एप्सिलॉन नॉट, हमें चाहिए थी एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हुआ? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जी, ठीक है। इसमें माइनस में दे रखी पावर, चलो आओ क्या दिक्कत है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर C2, n ऊपर जाएगा, ये n 1 ही तो है, तो आपने बोला -1, m नीचे 2 है तो -2, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कूलाम 2, ठीक है, न्यूटन 1, कूलाम 2, हाँ,
न्यूटन की -1 ये समझ में आया नहीं आया भाई साहब, यही तो मैच कर रहा है। ओके चलो जी ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, मैं क्योंकि रफ करता रहूँगा बार बार में। थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली बात तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, अगर नेगेटिव ना मिला तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी निकल जाती है, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, कभी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फील्ड है जो क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। पॉजिटिव पर स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर खत्म हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय, समझ रहे हो ना। नेगेटिव से रीस्टार्ट नहीं होता, इसलिए कभी भी नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है ना, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। चलो ये मैंने बात बता दी अपनी तरफ से। ये कह रहा फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूअस ही तो होती है, बीच में टूटी टूटी थोड़ी होती है, आपने बोला ये तो सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, भाई साहब बिल्कुल सही बात है, दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के पॉइंट पे क्रॉस कर जाएंगी तो भाई साहब एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन, आपने बोला एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल, और एक पॉइंट पे दो वैल्यू विच इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल, ठीक है ना। चलो जी ठीक है, ये वाली बात भी गलत हो गई, ओके, मतलब ये वाली बात भी सही है, नेवर क्रॉस ईच अदर। कह रहा फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। दे फॉर्म्ड अ क्लोज लूप, जी नहीं, क्लोज लूप नहीं बनाते, समझ में आ गई बात। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, लेकिन ऑप्शन ने क्या कहा, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात तुमको। चलो जी ठीक है, अगली बात करें। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑलवेज क्लोज लूप, हमेशा ध्यान रखना। आपने बोला एनी क्लोज सरफेस, या ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, या एनी ओपन सरफेस, तो आप बोलो कैसा भी क्लोज सरफेस हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपने बोला एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्या कहता है, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी इज शोन इन द फिगर। अच्छा ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए से फील्ड स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हुआ। ए से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, बी पे एंड हुआ, नेगेटिविटी मीन्स ए कैसा रहा पॉजिटिव, बी कैसा नेगेटिव, सवाल पढ़ने से पहले हमने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, आपने बोला बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो। एंड ए ग्रेटर देन बी, आपने बोला अगर ए पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, आपने कहा ठीक है। तो ए कैसा है, आपने बोला पॉजिटिव, बी कैसा है नेगेटिव। सोचो ए है प्लस के 2 माइक्रोकूलम, बी है माइनस के 2 मान ले, सोच लो। तो सीधी सी बात है, ए की वैल्यू बी से बड़ी ही तो है, आपने कहा बात तो सही है, ठीक है ना। तो पहला बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी तो। कह रहा ए नेगेटिव, नेवर, ए नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कह रहा बोथ आर पॉजिटिव, नेवर, ऐसा कैसे यार, दोनों, ठीक है ना। बोथ आर नेगेटिव, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आया ना, ऑप्शन चारों ही पढ़ने, फटाफट ये नहीं करना कि नहीं एक आधा पढ़ लो बात खत्म, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। When air is replaced by a medium, when air is replaced by a medium, एयर को हटा के मीडियम लाया गया। अब मेरी बात सुनना, जब होती है एयर तो एयर बहुत हल्का मीडियम है, हल्का मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था वो एब्जॉर्व नहीं कर पाया, लेकिन मीडियम भारी पानी मीडियम आ गया तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्व कर लेगा, सारा मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप बोलोगे अगर एयर को हटा के मीडियम ला दिया गया, एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम, तो इसका मतलब क्या होगा जी, अगर एयर की जगह आ गई मीडियम, मतलब कुछ और आ गया, तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज़्यादा था और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। पक्की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग था तो फोर्स भी ज़्यादा रही होगी एयर के मामले में, और यहाँ फोर्स भी वीक रहेगी। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए एकदम से, ठीक है। चलो सवाल तो पढ़ लें। When air is replaced by a medium of dielectric constant K, ठीक है भाई, the force of attraction between two forces, two charges separated by a distance r, the force of attraction between two charges separated by a distance r। देखो दो चार्ज थे Q1 Q2, ठीक है, पहले एयर में रहते थे, ओके, अब एयर को हटाया मीडियम को लाया गया, ओके। तो बताओ इनके बीच में लगने वाली फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, इन्होंने पूछा। कह रहा डिक्रीज बाय के टाइम्स, ओके, डिक्रीज के टाइम्स, रिमेन अनचेंज्ड, आपने बोला सेम तो रहेगी नहीं, डिक्रीज होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती भाई, मीडियम लाया, एयर हल्की है मीडियम भारी है,
एयर से सब भारी है, ठीक है ना। इंक्रीज, ये तो इंक्रीज, तो इंक्रीज तो होगी नहीं, होगी क्या, डिक्रीज, और वो भी कितने टाइम्स, के टाइम्स। अब के टाइम्स का क्या सीन है, सुनो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ देखो, आप बोलोगे जी एयर में फॉर्मूला क्या होता है, एफ नोट इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आ गया मीडियम तो आप बोलोगे एफ एम बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, हाँ है ना। और जब ये एप्सिलॉन आता है तो आप बोलोगे क्या जी, एप्सिलॉन हम जानते हैं के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो इसकी मल्टीप्लाई होएगी यहाँ, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, हाँ है ना। भाई तुमको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार, ईमानदारी से बताना, क्या आपको ये बात समझ में आई कि एप्सिलॉन बराबर, भाई देखो एयर में है क्या आता है, एयर की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नोट, नोट मतलब जीरो, जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब स्पेस खाली कुछ भी नहीं, और यहाँ क्या आ गया एप्सिलॉन एम कह दो चलो मीडियम का, ठीक है, और नोट नहीं लगाया तो उसे मीडियम ही समझो, ठीक है भाई। तो क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन आर। आप बोलोगे एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आपने बोला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो इस हिसाब से एप्सिलॉन बराबर कितना आ गया, के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहां मैं क्या रख दूं, एप्सिलॉन नोट इंटू के, एक ही बात है यार, आपने का बात तो ठीक है। ये बताओ भाई ये क्या है, आपने बोला एफ नोट, तो देखना ये क्या है, आपने बोला एफ नोट, तो एफ एम बराबर कितना आ गया, आपने बोला एफ नोट अपॉन के, समझे कि नहीं समझे, तो कितने टाइम्स, के टाइम्स डिक्रीज हो गई। समझ में आया तो बताना कि हाँ जी हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो 5-6 सवाल हो गए हमारे। अब आते हैं बात 7th क्वेश्चन की, कह रहा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रोट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक नहीं है, नॉन मेटेलिक नहीं है, कह रहा फिगर में दी गई है। पहली बात देखो जी, शेल की हमें एक बात पता है, क्या पता है जी, अगर शेल मेटल की है, ओके, कंडक्टिंग है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, हाँ है ना, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है ना। स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अगर इनसाइड फील्ड कितना होता है, जीरो, तो इसका मतलब अंदर फील्ड नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमारे लिए चारों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। कह रहा लेकिन सुनो भाई, अंदर तो फील्ड के हिसाब से चारों ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ तुम मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जब भी किसी सरफेस से चलता है या सरफेस पर एंड होता है तो हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा तो सरफेस के 90 डिग्री ही चलेगा, समझे कि नहीं समझे, सरफेस से 90 डिग्री, और अगर किसी सरफेस पर आके टकराएगा तो वो भी कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे। अब आपको ये बात देखनी है, क्या एक जो थर्ड वाला केस है, केस में 90, आपने बोला 90 नहीं है, अंदर फील्ड नहीं है शेल के, ये बात मैंने मान ली, लेकिन इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा ना, ये वाला एंगल, ये 90 नहीं है, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात। अब आप एक बात देखो, इसमें फील्ड कुछ ऐसा बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, बिल्कुल बढ़िया लगी ये बात हमको, स्टार्ट हो रहा। यहाँ देखना क्या कर दिया फोर्थ वाले में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड्स टू पॉजिटिव, ये तो गलत ही हो गया पक्का, 90 नहीं है एक, तो इसलिए गलत, एक पॉजिटिव पे फील्ड आ रहा इसलिए गलत, समझे कि नहीं समझे। अच्छा इधर से तो आ गया और इधर से निकल गया तो गलत हो गया ना। आप बोलोगे जी इसका मतलब तो ये होना चाहिए, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से जब शुरू हो गया, चलो अच्छा लगा, यहाँ पहुंचा 90, बिल्कुल बढ़िया। अब यहाँ से इधर को जाना चाहिए था और जा किधर को रहा, इधर को, समझे कि नहीं समझे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। क्या आप मेरी बात समझे, देखो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, 90 पे पहुँचा, फिर से 90 पे निकल गया, ओके। चलो जी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ना, मैं लगा देता हूँ भाई, मेरा मामला थोड़ा ऐसा ही है, तुम समझा करो। आ जाओ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एकदम से गॉस थ्योरम, तुम हमें चार्ज दो मैं तुम्हें फ्लक्स दूंगा, गॉस थ्योरम, तुम मुझे चार्ज दो मैं तुम्हें फ्लक्स दूंगा, ये किसने कहा, गॉस ने कहा। तो ये क्या होता है कि ये हमेशा क्यू एनक्लोज्ड, ये हमेशा रिलेशन बताता है किसके बारे में, चार्ज और फ्लक्स के। बस तुम एक बार चार्ज दे दो, फ्लक्स मेरा काम है, कैसे, क्योंकि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, भाई साहब इसके अंदर चार्ज क्यू, इसके अंदर चार्ज क्यू, इसके अंदर चार्ज क्यू, इसके अंदर चार्ज क्यू, इसका मतलब सब जगह फ्लक्स क्या होगा, सेम। आपने बोला नहीं 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 नहीं, ये अलग तरह की शेप है, ये अलग तरह की, ये अलग तरह की। आपने बोला भैया क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स
अपने जो उसका जिस सरफेस से उसे एनक्लोज्ड किया गया है उस सरफेस की नेचर पे, शेप पे डिपेंड करता है। आपने बोला नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं रेडियस का जिक्र, कहीं शेप का, साइज का जिक्र हुआ? आपने बोला नहीं हुआ। इसका मतलब सब में फ्लक्स सेम होगा, ये बात तो लाजमी है, हाँ है ना? समझ में आ रही बात तुमको? भैया फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें ना तो कहीं रेडियस है, ना शेप का जिक्र, ना साइज का जिक्र, कुछ भी जिक्र नहीं है। सिर्फ किसका जिक्र है? आपने बोला परमिटिविटी, जो ही क्या है, कांस्टेंट है एयर की। इसके क्या है? चार्ज, जो कि सबके अंदर सेम है। इट मीन सबके अंदर फ्लक्स भी सेम है। पक्की बात है। ये समझ लो एक छोटा सा बल्ब, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का बल्ब है, 500 फोटोन्स निकालता है। पक्की बात है ना? अब उस 5 वोल्ट के बल्ब को आपने पहले कमरे में रखा, दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, चौथे में रखा, किसी कमरे में लगा दो, 500 के 500 फोटोन निकालेगा, हाँ है ना? तो ये चार्ज हमेशा उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जितनी इसकी हैसियत, ना कि कमरे पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात तुमको? चलो जी ठीक है। इस हिसाब से क्या हुआ? कह रहा फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, गलत सवाल। थर्ड में लीस्ट होगा, नहीं। कह रहा फिगर सेकंड इज सेम बट स्मॉलर लेंथ, अरे छोड़ो ना। इन द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, फ्लक्स विल बी सेम फॉर ऑल द फिगर्स। समझ में आ गया ना? चलो जी ठीक है। सुनो, मैं फिर से कहूँगा भाई 2 4 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती हैं, पूरे लेक्चर में 10 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन मुझसे फटाफट नहीं होगा, मैं आराम से बताऊँगा तुमको, तसल्ली में चाहिए, ठीक है ना? चलो, अ हेमिस्फीयर इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली। एक हेमिस्फीयर है, पहली बात हेमिस्फीयर होता क्या है जी? कटोरा कटिंग होती थी पहले, कटोरा सर पे रखते बाल काट दिए, ऐसा कुछ समझो। ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर, ओके। ये मैंने जादू से बनाया अपने हाथ से, कला है मेरे अंदर ये कुछ। चलो, तो ये मैंने हेमिस्फीयर ले लिया, ओके, कटा हुआ है। कह रहा अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ओके। तुम्हें एक बात हूँ, सवाल को बाई पार्ट्स पढ़ा करो, कभी भी पूरा सवाल एकदम मत पढ़ लिया करो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? आराम आराम से पढ़ो। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, अरे हमने कर दिया पॉजिटिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, डायमीटर है ये, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से तो अवे हो गई, अवे फ्रॉम द सेंटर, मान लो सेंटर है आपका ये, कह रहा अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, सेंटर से दूर होगा, हाँ होगा, इसने कहा। अब सेंटर से दूर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, किधर होगा उसने ये पूछा। समझ में आ गया ना? दोबारा सवाल सुनो, सवाल बार बार सुनो, अच्छे से पढ़ो। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, बहुत अच्छा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, इज डायरेक्टेड किधर? परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, परपेंडिकुलर होगा डायमीटर के, पैरेलल टू द डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड टूवर्ड द डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। आप बोलोगे देखो जी सुनो मेरी बात, एक्चुअल में हुआ क्या है, सेंटर फील्ड चाहिए ना भाई, इस पॉजिटिव से और इस पॉजिटिव से तो हाथ जुड़वाओ, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इधर को फील्ड बनाएगा और ये वाला इधर को फील्ड बनाएगा, नेट फील्ड 0 पक्का। लेकिन इसके अलावा जो भी होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या करेगा? आपने बोला जैसे ये वाला और ये वाला है, ये फील्ड भेजेगा ऐसे, बस एक केस समझाऊंगा और सारे अपने आप समझने पड़ेंगे। अच्छा, ये वाला कैसे भेजेगा जी? ये वाला भेजेगा ऐसे। अब तुम मुझे अगर थोड़ा बहुत भी आपको रेजोल्यूशन की अकल हो तो तुम मुझे एक बात बता दो जरा, इसने फील्ड बनाया ऐसे, यार अच्छा नहीं बन रहा, चलो अच्छा ही है, कोई नहीं, मैं एक सेकेंड ब्लैक वाला बना दूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, रेड का एक रेजोल्यूशन तो हो गया ये, हाँ जी एक हो गया, ये दोनों फील्ड आपस में बराबर हैं, ठीक है। और ब्लैक वाले का एक रेजोल्यूशन तो हो गया, एक कंपोनेंट तो हो गया ये, अरे दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। तुम्हें नहीं लगता रेड ब्लैक आपस में कट जाएंगे? आपने बोला बिल्कुल सही बात है, समझे कि नहीं समझे? तो नेट फील्ड किधर को बचेगा? आपने बोला अवे फ्रॉम द, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, अवे फ्रॉम द सेंटर तो है ही, अवे फ्रॉम द सेंटर तो है ही, अवे फ्रॉम द सेंटर तो है ही, इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ गए ना तुम मेरी बात? किसी का भी बना के देख लो, किसी का भी, कैसे बना के देखें, सेंटर से समझो, समझ लिया। इस चार्ज की वजह से देखो ये वाला चार्ज जो यहाँ आपने बोला ठीक है, इसकी वजह से ऐसे, उसकी वजह से ऐसे, नेट फील्ड कैसे आएगा? आपने बोला ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट, बचेगा ये कंपोनेंट। समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, आ जाओ जी, ठीक है चलते हैं आगे। तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। चलो सवाल 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। फिगर शोज दैट, फिगर ने क्या दिखाया? कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट? पहली बात है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इक्वी डिस्टेंट पर नहीं है, आपस में सेपरेशन कम ज़्यादा है, यहाँ इधर तो थोड़ा ऐसे है और फिर थोड़ा ऐसे जा रही, ठीक है। कह रहा था डाइपोल, इसमें क्या रख दिया आपने? डाइपोल रख दिया, देखो ये रखा भाई डाइपोल, ठीक है जी डाइपोल रखा हुआ।
द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। पहली बात सुनो, यहां चार्ज रखा माइनस क्यू, यहां रखा प्लस क्यू, चार्ज है दोनों सेम, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है F बराबर क्यू ई। अब मुझे एक बात आओ, दोनों केसेस में चार्ज क्या है? सेम। भाई ये वाला माइनस भी सेम, ये वाला प्लस भी सेम, सेम है ना। लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज दोनों केस में सेम हो गया। आपने बोला बात तो सही है आपकी, तो इसका मतलब इस वाले पर फोर्स लगेगी ज़्यादा, और ये छोटा एरो बनाऊंगा, इस वाले पर फोर्स लगेगी कम। हाँ या ना? तो अगर ये मैं कहूँ फोर्स ऑन माइनस क्यू और ये फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये फोर्स ऑन प्लस क्यू इज लेस देन फोर्स ऑन माइनस क्यू, हाँ या नहीं? क्योंकि माइनस क्यू वाले क्षेत्र में फील्ड स्ट्रॉन्ग है और प्लस क्यू वाले में लाइंस दूर दूर है, फील्ड वीक है। यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड वीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो ना जी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ फोर्स भी स्ट्रॉन्ग, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुआ फोर्स भी वीक। अब ये बताओ, इस पर मान लो ज़्यादा फोर्स लगी, उस पर लगी कम। एग्जाम्पल देता हूँ, ये डाइपोल है, इस पर लगी 20 न्यूटन, मान लो एग्जाम्पल, इस पर लगी 12 न्यूटन। तो नेट फोर्स, आपने बोला नेट फोर्स इधर को लगी 8 न्यूटन, हाँ या ना? तो नेट फोर्स अगेंस्ट द फील्ड लगी। चलो देखते हैं। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत जवाब। क्यों नहीं करेगा? करेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता, दोनों पे बराबर फोर्स लगती, तब एक्सपीरियंस नहीं करता। चलो, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड राइट नहीं जी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टूवर्ड लेफ्ट, हाँ ये सही है अभी तक। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, क्या मजाक, समझे कि नहीं समझे? 4 ऑप्शन पढ़नी है, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहते हैं बाबूजी? कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। एक आइसोलेटेड मतलब अकेला जो रहता होता है ना, आइसोलेट कर दिया तुमने मुझको खुद से, ओके। तो कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल है, वो कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्टिंग प्लेन, ओके। तो इससे एक d डिस्टेंस दूर पॉइंट चार्ज रखा प्लस का क्यू, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। ऑन द अदर साइड, ये तो एक वाली साइड है, दूसरी इस साइड, इस पॉइंट पर फील्ड कैसा होगा? आपने बोला जी पहली बात, ऑप्शन पढ़े बिना हम बताएंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो आप बोलोगे पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, तो इंडक्शन कराएगा तो लेफ्ट में आएगा नेगेटिव, हाँ जी बात तो सही है। यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये बात भी सही है, ठीक है ना। इंडक्शन तो नेगेटिव से कितना जाए, पॉजिटिव पे जाएगा। अब मैं रफ कर दूँ थोड़ी चीज़ें रफ कर दूँ यार, एक सेकंड रुको यार, आजा ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ अगर रफ करूँ बस, ओके। तो आप बोलोगे जी ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कुछ ऐसे। आपने बोला ऐसे क्यों भैया, अभी तो बताया था कि सरफेस पे कितने डिग्री पे जाता है, 90 पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला गया। अब क्या होगा जी? ठीक है, अब ये पॉजिटिव इधर की साइड भी तो है, फील्ड तो यहाँ से भी चलेगा, आपने कहा ठीक है। प्लेट से फील्ड कैसे चलता है? प्लेट से, प्लेट आपने बोला प्लेट मतलब प्लेट, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इट वाज चार्ज प्लेन शीट। तो आपने बोला ऐसा होता है वो, तो जी बिल्कुल सीधा। तो आपने बोला कि यूनिफॉर्म फील्ड होगा, समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, बिल्कुल सही बात है यार, मुझे तो यही बढ़िया लग रहा पॉइंट। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, अवे फ्रॉम द प्लेन, प्लेन की तरफ को नहीं, क्योंकि प्लेन कैसा है? पॉजिटिव है, समझे कि नहीं समझे? कह रहा डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स नहीं चलेगा, ये गलत है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, क्या बकवास, पॉइंट चार्ज से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, पक्का। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहे हैं बाबूजी? इन बाबूजी की भी सुनो। कह रहा है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, ओके। पॉइंट चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, 2 काइंड के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दीज द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द 2 काइंड ऑफ चार्ज। भाई साहब कैसे पता चलेगा? अमाउंट ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ चार्ज, नहीं, पोलैरिटी से पता चलता है। हमेशा अगर चार्ज है तो उनकी पोलैरिटी बताएंगे वो चार्ज कैसे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका होएगा आपका पोलैरिटी ऑफ चार्ज। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज
तो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि 2 कूलाम प्लस भी हो सकता है और 2 कूलाम माइनस भी हो सकता है। सही बात है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कितना हैवी चार्ज। हैवी आप नेगेटिव भी कर लो, हैवी आप पॉजिटिव भी कर लो। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव ही हैवी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। पोलैरिटी, हाँ जी पोलैरिटी डिसाइड करती है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करती है पोलैरिटी। फील्ड ऑफ चार्ज, हाँ आप इसे भी कह सकते हो। बताऊँ क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से स्टार्ट हुआ, हाँ ये पॉजिटिव हटा देता हूँ, या चार्ज पर एंड हुआ। अगर चार्ज से स्टार्ट हुआ तो आप बोलोगे पॉजिटिव, चार्ज पर एंड हुआ तो आप बोलोगे नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझे? तो इसमें मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, कि पोलैरिटी भी डिसाइड करती है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करती है, और फील्ड ऑफ चार्ज भी डिफ्रेंशिएट करता है। ओके चलो जी, 2 कैसे हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगा मैंने तुमको बता दिया। अ मेथड ऑफ चार्जिंग, क्योंकि मैंने इन सवालों को बनाया नहीं है। हाँ, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई नई बात लगती है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से यही सही है दोनों। अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। है भैया, बिना कॉन्टैक्ट के तो एक ही तरीका है, फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट, कंडक्शन भी कॉन्टैक्ट, टच करने के बाद। एक बॉडी चार्ज, दूसरी अनचार्ज, टच कर दिया होगी चार्ज। तीसरा होता है इंडक्शन। तो जहां दिखे इंडक्शन वहीं ठोक दो। इलेक्ट्रिफिकेशन गलत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी इंडक्शन यहाँ दिख रहा, अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, EMI, समझे कि नहीं समझे? ये नहीं हो सकता। मैग्नेटाइजेशन गलत। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बहुत बढ़िया, समझे कि नहीं समझे? चलो अब आते हैं, इफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। पहली बात ये क्या है? ई वेक्टर डॉट डी एस आपने बोला फ्लक्स है, तो फाई बराबर क्या होता है? आपने बोला होता तो जो है, ठीक है, ये होता है वैसे तो फाई बराबर, लेकिन इसने कितना दिया हुआ? इसने दिया हुआ 0, क्योंकि फाई बराबर कितना गिवन है? 0। तो आप बोलोगे फ्लक्स 0 क्यों है? पक्का चार्ज ही नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा या नेट चार्ज नहीं होगा? आप बोलोगे देखते हैं। तो कहा इसने, अगर कुछ ऐसा दे दिया कि ई डी एस बराबर 0, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, एंड ऑन इट इज 0। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई सीन नहीं है। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। हाँ बिल्कुल, सुनो मेरी बात, गोस्ट थ्योरम आती है ना तुमको। अगर सरफेस के बाहर तुम 1000 चार्ज रख लो, अंदर 1 मत रखो, तो फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, इससे फ्लक्स चला ऐसा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चला, कितनी लाइन एंटर करी? आपने बोला लाइन एंटर करी 1 2 3, समझे कि नहीं? और कितनी निकल गई? 1 2 3। इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? आउटगोइंग फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या कि हाँ, ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। ये पॉसिबल है, ठीक है ना। देखो अंदर फील्ड है तो सही, पहला ऑप्शन क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन इसलिए कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस सरफेस के अंदर फील्ड नहीं है। आपने कहा फील्ड तो है, समझे नहीं समझे? चलो आइए थर्ड पे, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। यही तो हम कह रहे थे, ठीक है ना। तो आपने बोला इसका मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई भाई बात तुमको? चलो आगे, अ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अ कप कंटेन 250, वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन a cup contain 250 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर इज। देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री लगेगी इसमें, ठीक है। अगर वैसे ये आपके NCERT का एक एग्जांपल है, मैं ये चाहता हूँ, वैसे आज तक ये आया नहीं है सवाल, ठीक है, तो मेरा मूड भी नहीं है इसको कराने है कुछ खास। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कराना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ जी आप इसको समझा दो, ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी मतलब NCERT समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपके सामने करके टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी ज़रूरत हो ना आपको कि हाँ जी हमें सवाल समझ में नहीं आया, NCERT में एग्जाम्पल है, डायरेक्ट देख लेना जाके, ओके, किताब खोल के। नहीं आया तो आप मुझे बताना जी हमें वो सवाल समझ में नहीं आया, आप हमें बताओ, तो मैक्सिमम 5 या 4 मिनट में आपको बता दूंगा। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए 16, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज हाफ। सुनो, अगर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस कितना R। इसने कहा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज हाफ। अगर आपने डिस्टेंस कर दिया हाफ, ओके करते हैं डिस्टेंस हाफ, तो अब हो गया डिस्टेंस इतना, ये Q2 चार्ज है,
और डिस्टेंस हो गया आपका r/2। सुनना, कह रहा था कूलाम फोर्स बिटवीन देम बिकम, कूलाम फोर्स का क्या होगा, आपने बोला चार्ज बदले, नहीं बदले, क्या बदला, डिस्टेंस, मीडियम बदला, नहीं बदला। आ जाओ तो फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ नीचे एफ, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ एफ इक्वल टू क्या होता है, आपने बोला एफ इक्वल टू होता है Q1, सॉरी हाँ Q1 Q2 अपॉन r²। पक्की बात। अच्छा, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो गया, आपने बोला पहले तो इतना था, अब हो गया एफ डैश बराबर K तो K ही है, Q1 Q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, डिस्टेंस अदा कर दिया। तो भाई साहब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4। तो भाई देखो मिटा के यहीं कर रहा हूँ, जगह की कमी है बहुत, ये समझ लो मुंबई में सवाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 यहाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने बोला एफ डैश बराबर आएगा 4K Q1 Q2 अपॉन r²। भाई ये क्या है, आपने बोला ये तो f है, तो f डैश बराबर कितना आ गया 4K। समझे कि नहीं समझे। चलो जी, मैं आपको एक हमेशा के लिए बात बता दूं, जब भी कहे डिस्टेंस आधा कर दिया, डिस्टेंस 1/3 कर दिया, डिस्टेंस 1/4 कर दिया, पहली बात f जो होता है ना फोर्स, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r² के। हाँ है ना, डिस्टेंस अगर आधा कर दिया r/2 तो 4 जाएगा ऊपर, तो 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगी। डिस्टेंस कर दिया r/3 तो 3 का स्क्वायर जाएगा ऊपर, जैसे देखो ये 4 गया ना, 3 का स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो कितना 9 टाइम्स। अगर उसने कहा मैंने 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स कर दिया, तो भाई साहब 4 कह रहा ना, तो 4 r/4 कर दिया, तो यहाँ r² अपॉन 4² तो 16 जाएगा ऊपर, तो 16 टाइम्स। जितने भी टाइम्स फोर्स कम होती है उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ती है। दोबारा सुनो, गलत बोल दिया मैंने, जितने भी टाइम डिस्टेंस कम किया जाता है उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ जाती है, और जितने भी टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया जाता है उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स घट जाती है। रिपीट करके सुनना मेरी बात को, ठीक है। चलो आइए, रफ कर रहा हूं मैं। तो ठीक है ना, ये आपको मैंने कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है। 17 कह रहा है 2 चार्जेस आर एट डिस्टेंस d, 2 चार्जेस आर एट डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, 2 चार्ज हैं d डिस्टेंस अपार्ट हैं एयर में, कूलाम फोर्स बिटवीन देम इज f। ठीक है भाई साहब, कुछ ऐसे सीन समझो, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस पे फोर्स लगती है दोनों के बीच में f। कह रहा इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k इज प्लेस बिटवीन देम। सुनो, पहले क्या थी, 2 चार्जेस आर डिस्टेंस एयर में थे, किस में थे, एयर में। अब उसने कहा इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज प्लेस्ड बिटवीन देम, पहले कौन थी, एयर, अब आ गया इसके बीच में मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला। भाई मीडियम आ गया, एयर हट गई, एयर हटी मीडियम आया तो फोर्स घटेगी। हाँ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसने एब्जॉर्व कर लिया, मीडियम ने। बाय विच प्रॉपर्टी, परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय विच इट एब्जॉर्व द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मीडियम आया भारी, मीडियम ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था उसको एब्जॉर्व कर लिया। क्या इसका फील्ड वहां तक पहुंच पाया, आपने बोला पूरा नहीं पहुंच पाया। क्या इसका फील्ड यहां तक पहुंच पाया, आपने बोला पूरा नहीं पहुंच पाया। क्या जो पहले फोर्स लगी थी वो लगी, आप बोलोगे पूरी नहीं लगेगी। तो फोर्स जब मीडियम रख देते हैं तो क्या हो जाती है, रिड्यूस। समझे कि नहीं समझे, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत तो ना। तो कह रहा है कितना हो जाएगा भाई, k टाइम्स घट जाएगी। पहले भी करा रखा ना, देखो दोबारा आ गया, k² सब गलत, ये वाला सही है। ओके चलो ये मिटा देता हूँ मैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 18, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट सेपरेशन r। ओके, 2 चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, r एट सेपरेशन r। ओके, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाय इतना, द k कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, भाई साहब f इक्वल टू k, k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ना k है कूलाम कांस्टेंट, k है आपका कूलाम कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसे अगर सोल्व करें तो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, यूनिट तो यूनिट है इसकी, ठीक है, यूनिट रख देंगे, कोई नहीं। कह रहा द कूलाम कांस्टेंट k डिपेंड अपॉन, k किस पे डिपेंड करता है, आपने बोला जी देखो बात है ऐसी, k की वैल्यू जो है ना, जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू है 9 × 10⁹। ओके, यूनिट, आपने बोला यूनिट की क्या दिक्कत है, आओ यूनिट निकालना सिखाता हूँ, बहुत आसान है, k तुम्हें आती भी होगी। अब k को अकेला छोड़ दो, इधर ले गए तो क्या हो गया, न्यूटन तो था ही, मीटर स्क्वायर, उसे डिवाइड मिलेगी Q1 Q2 को, तो कूलाम स्क्वायर बराबर k। तो भाई साहब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आपने बोला बात तो ठीक है, k की वैल्यू इस वक्त किस में है,
आपने बोला MKS सिस्टम में वैल्यू ये है। कह रहा ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, के डिपेंड करता है किस पे, ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने बोला फिलहाल MKS में तो वैल्यू कितनी है 9 10 की पावर 9। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे। आपने बोला सिस्टम ऑफ यूनिट पे कैसे, देखो सुनो, अगर आप MKS की जगह CGS सिस्टम में K की वैल्यू पूछोगे क्या तब भी 9 × 10 की पावर 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेट कूलाम स्क्वायर आएगी। आप बोलोगे नहीं इम्पॉसिबल है ये बात। तो क्यों इम्पॉसिबल? इसलिए भैया 1 न्यूटन ही 10 की पावर 5 डाइन होता है। मीटर के सेंटीमीटर कर लो, कूलाम्स के स्ट्रेट कूलाम कर लो, तो वैल्यू तो बदल जाएगी और ये वैल्यू बदल के आती है 1। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे भैया, न्यूटन को सीजीएस में करो, मीटर को करो, कूलाम को सीजीएस में करो, इस पूरे को सोल्व करो, और जो इस पूरे को सोल्व करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी 1। किसमें? सीजीएस में। तो इसका मतलब यूनिट बदलने से वैल्यू बदल गई, तो इसका मतलब ये तो सही है। मैंने कहा एक पे मत जाना, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। फिर कह रहा ओनली ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, क्या मीडियम में भी डिपेंड करता है? आपने बोला के बराबर क्या होता है बताना जरा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन क्या है? आपने बोला प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अगर मैंने एयर की जगह, एयर को हटाओ, हटा दिया, वाटर लाते हैं, क्या लाते हैं? पानी। आज ब्लू है पानी, पानी, तो पानी आते क्या हो गया? एप्सिलॉन हो गया। क्या के चेंज हुआ? आपने बोला 100% चेंज हुआ भाई साहब। जैसी परमिटिविटी होगी के तो घट जाएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब बोथ A एंड B। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का ना? आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या बात कहाँ से समझ में नहीं आई, ठीक है ना? तो ही मुझे पता चलेगा। ओके।